हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीवर। तो यहाँ पे पायरेक्सिया लिखा है, लेकिन आप फीवर का जैसे एनसीपी बना रहे हो तो फीवर ही पायरेक्सिया है। और हाइपरथर्मिया भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फीवर, पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया, इसका जो एनसीपी है वो एक ही तरह से यानी कि बनेगा। सबसे पहले एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि हम लोग पेशेंट जो हमारा होता है उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, तो वही सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें उनका नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे लिख दी गई हैं। और यहाँ पे डायग्नोस लिखा गया है हाइपरथर्मिया, या फिर आप फीवर का बना रहे हो तो फीवर लिख सकते हो। और पायरेक्सिया भी लिख सकते हो, यानी ये एक ही बात है, इन सब का मतलब तो एक ही है। फिर हम लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स। जिस कंप्लेंट्स के साथ हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है वो कंप्लेंट्स आपको लिखनी है। तो पेशेंट जो बता रहा है वो ये है कि वो फीवर से सफ़र कर रहा है सिंस 5 days, बर्निंग सेंसेशन इन माई आइज़, बॉडी एक, इरिटेबिलिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स वो बता रहा है। तो फीवर वाले पेशेंट्स में फीवर के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनके बॉडी में भी पेन होना शुरू हो जाता है, कईयों को आंखों में जलन होती है, कुछ लोगों का गला भी सूखता है, गले में भी दर्द बोलते हैं वो, कुछ लोग सोर थ्रोट की कंप्लेंट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है फीवर होने के बाद में उसके साथ साथ रहती हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री क्या है। भाई प्रेजेंट में पेशेंट इलनेस जो हुआ उसको प्रॉब्लम है उसका हिस्ट्री लिख लेना है। तो पेशेंट का नाम लिखना है, उनका एज, और वो हाइपरथर्मिया से या फीवर से सफ़र कर रहे हैं। पास्ट की मेडिकल और सर्जिकल दोनों हिस्ट्री लिख लेनी है आपको। अगर कुछ भी हुआ है इसमें पास्ट में उनका मेडिकल या सर्जिकल कुछ भी प्रॉब्लम रही है, कोई सर्जरी हुई है तो लिख सकते हो। उसके बाद प्रेजेंट की मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट में तो पता ही है कि हाइपरथर्मिया है, फीवर है पेशेंट को, बट ऐसी कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो ये एक मेडिकल टॉपिक है, ठीक है। ये एक मेडिकल टॉपिक के अंडर में आता है, सर्जिकल टॉपिक हम फीवर को नहीं लेते। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में आप बना सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में बना सकते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी बना सकते हो। और पीडियाट्रिक के लिए मैंने हाइपरथर्मिया का काफ़ी पहले एनसीपी अपलोड किया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगी, लिंक दे दूँगी उसका। फिर हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री आपको बता देनी है। कोई इलनेस अगर फैमिली में है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है घर में, इसके अलावा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ आप नोट कर सकते हो इसमें भी। और फैमिली की जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्योर वेजिटेरियन है, बैलेंस डाइट वो लेते हैं, उसकी मदर है, वाइफ है घर में, उनके बच्चे हैं। फिर यहाँ पे फैमिली ट्री बना दिया गया है। तो फैमिली ट्री में यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया गया है। ये कीज़ है यहाँ पे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ बताई गई हैं, बच्चे ने जिसने बनाया अच्छा बनाया है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा कीज़ है, बस इतनी बहुत होती है वैसे तो कीज़, कि भाई आप ये और ये पेशेंट को दिखा दो और मेल और फीमेल आप बता सकते हो। साथ में अगर आप डाइट दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। बाकी यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैरिड के लिए, चिल्ड्रन के लिए बताई गई हैं, हेल्दी एंड लिविंग के लिए ऐसा लिखा गया है, ये इसमें दिखाया है। उसके बाद आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हो, जो कि इनकम से रिलेटेड है हमारे पेशेंट की, कि किस क्या चीज़ है जिसके थ्रू उनका इनकम आ रही है, कितनी उनकी मंथली या एनुअल इनकम है, ये आपको इसमें लिखना होता है। तो हमारा जो पेशेंट है, जैसे कि हमारा पेशेंट जिसकी हम बात करें, वो तो बिजनेसमैन है, उसका नाम वाम लिख लेना है, वो प्योर वेजिटेरियन है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उनकी घर में कौन कौन है वो आप लिख सकते हो, और उनकी जो पर ईयर की इनकम इसमें लिखी हुई है, आप मंथली भी लिख सकते हो। और उनका घर का एनवायरनमेंट आप लिख सकते हो, सराउंडिंग कैसा है, कहाँ वो रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर पर्सनल हिस्ट्री, आप उसमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लिख सकते हो, कि पेशेंट, जैसे कि पेशेंट को जो पर्सनल प्रॉब्लम है, पायरेक्सिया की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो जो प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद न्यूट्रिशनल हिस्ट्री आप लिखोगे, कि फैमिली जो है पेशेंट की वो तो प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पे हमने बता दिया, जो भी वो अभी जैसे कि वो न्यूट्रिशन में इंट्रावेनस उसको दिया जा रहा है। फिर हम यहाँ पे हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन यहीं से शुरू हो जाता है हमारा। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन आप ये समझोगे नीचे तक। पहले जनरल अपीयरेंस आ गया, उसके बाद मेंटल स्टेटस आपको लिखना है पेशेंट का। यहाँ पे देखिए कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे, या पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है वो भी आप लिख सकते हो। लुक कैसा है पेशेंट का, कई बार पेशेंट कुछ नॉर्मल होते हैं, हैप्पी होते हैं, चीयरफुल होते हैं, कुछ लोग वरीड होते हैं, यहाँ पे एंग्जियस लिखा है इसलिए।
पोस्चर बॉडी का कैसा है वो बताना है। पेशेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो होता है, हाइट वेट, वो आपको लिखना है। स्किन की कंडीशन बता सकते हो स्किन को चेक करके। पेशेंट का टेम्परेचर इसमें मेन रहेगा जो कि आपको लिखना है, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है वो फीवर वाला है। और फिर हेड एंड फेस की आपको चेक करना है। फेस में फ्लश्ड फेस है, यस, फीवर वालों में हो ही जाता है। पफिनेस वगैरह ये सारी चीज़ें फीवर वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ तो आपको नोट करनी है। बाकी आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि सब कुछ आप नॉर्मल लिख सकते हो। पेशेंट में ऐसी कोई आपको फाइंडिंग अगर मिलती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हो अब नॉर्मेलिटी फिजिकल एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आइज़ का पूरा एग्जामिनेशन किया गया है, पूरा लिखना है। अगर जैसे चश्मा वगैरह वो लगाते हैं तो आप विज़न में आप नोट कर सकते हो कि उनको मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये पूरा ही लिखा है यहाँ पे। विज़न का देखो लिखा है नॉर्मल। जितने भी आइज़ के पार्ट्स हैं तो एक एक चीज़ को लिखा जाता है ना फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो ईयर्स को भी एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, जैसे कि हियरिंग आप चेक कर सकते हो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ वैक्स तो नहीं प्रेजेंट है। फिर उसी तरह से नोज़, उसी तरह से माउथ एंड फेरेंक्स, सब चीज़ों का हम एक एक करके यानी कि बारीकी से एग्जामिनेशन फिर हम करते हैं, उसी को फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सारा देखो म्यूकस मेम्ब्रेन को चेकअप किया गया है। टंग देखना है, टंग में जैसे कोटेड टंग होती है, कई बार छाले हो जाते हैं मुंह में, तो ये अगर अब नॉर्मलिटी दिखता है तो लिखना है। थ्रोट एंड फेरेंक्स में इसमें लिखा है कि सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, जो कि फीवर वालों में देखने को मिलती ही है। फिर आप नेक को देखोगे तो कोई ऐसी स्वेलिंग नहीं है, थायराइड एनलार्जमेंट नहीं है उनको। जो गर्दन का रेंज ऑफ मोशन वगैरह जो होता है वो भी अल्टर्ड बिकॉज ऑफ पायरेक्सिया ड्यू टू जॉइंट पेन की वजह से ये प्रॉब्लम उनको है। वरना तो यहाँ पर आप ये नॉर्मल बता सकते थे कि हाँ भाई नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पेशेंट में। लेकिन पेशेंट को जो पेन है, मेन जॉइंट पेन है, उस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट आता है चेस्ट के बारे में। फिर ब्रेथ साउंड, हार्ट चेक कर, हार्ट के बारे में हम लिखेंगे। पूरा चेस्ट में आती हैं चीज़ें, साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट अब्डोमेन, जिसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं हम अब्डोमेन का, ऑस्कल्टेशन करते हैं और फिर पैल्पेट करते हैं, परकशन करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि नो एनी अल्ट्रेशन, कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं है, सब कुछ ठीक है उसका। आप नॉर्मल भी इस जगह पे लिख सकते हो। बाउल साउंड प्रेजेंट है, ऐसा आप बता सकते हो। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ जॉइंट पेन की वजह से वीकली वर्किंग बता रहे हैं। बैक पेन है, जेनिटल एंड रेक्टम, तो ये नो अबनॉर्मेलिटी, यहाँ पे भी नॉर्मल है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होता है, इक्विलिब्रियम का टेस्ट यानी बैलेंस का, तो ये सब नॉर्मल है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है पेशेंट की, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो कराई होंगी वो यहाँ पे लिखी है। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट का यहाँ पे उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो इसमें HB हीमेटोक्रिट, जिसको कि PCV भी हम कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट, MCV, MCH, तो इन सब का उसका यानी कि CBC के अंडर ये सभी चीज़ें आती हैं। जो DLC होते हैं ना, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उनमें 5 अदर सेल्स आते हैं, तो वो भी इसमें सारा ही पूरा कंप्लीट CBC का टेस्ट हुआ है। तो इसमें पेशेंट की वैल्यू क्या आई है और नॉर्मल वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। यहाँ पे आप पेशेंट वैल्यू लिखोगे, ठीक है, पेशेंट वैल्यू आप कर देना। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, गलती है वैसे तो। उसके बाद है मेडिकेशन, जिसमें कि पैरासीटामोल दी जा रही है उसको। इधर आप फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हो और एक्शन भी लिख सकते हो। इसमें वो नहीं लिखा है, यहाँ आप कॉलम बना के लिख लेना, यानी कि दिन में 3 बार TDS उसको दे रहे हैं, जैसे भी उसको दे रहे हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक उसको दे रहे हैं, तो यहाँ आप उसका एक्शन भी लिख लेना। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ से नर्सिंग डायग्नोसिस शुरू हो जाते हैं, जिनको कि हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट डायग्नोस है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एविडेंस्ड बाय रेज्ड इन बॉडी टेम्परेचर। पहला ही डायग्नोस हमारा बिल्कुल सही है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो चुका है, उसमें चेंजेस हैं, बढ़ गया है इन्फेक्शन की वजह से, और हमें उसको मेंटेन करना है। तो प्लान रहेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में एक्सपेक्टेड आउटकम यानी कि इवैल्यूएशन भी इसको आप लिख सकते हो।
तो इसके लिए हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं, वाइटल्स नोट करते हैं, स्पंजिंग की ज़रूरत है तो वो एनवायरमेंटल का ध्यान रखते हैं और पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं। उसके लिए अब आप एडमिनिस्ट्र्ड एंटीपायरेटिक्स लिख सकते हो, इसमें लिखा नहीं है, ये लिखा है, सॉरी ये लिखा है, तो ये यहाँ पे है। बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा तो आप समझते ही हो कि पेशेंट की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, वो बता रहा है कि मुझे लग रहा है फीवर, और आप फिर चेक करते हो, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्नोस है अल्ट्रेशन कम्फर्ट रिलेटेड टू अनईजी ड्यू टू हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पर पेशेंट जो कंप्लेंट कर रहा है, सब्जेक्टिव डाटा हमारा यहाँ पे असेसमेंट लिखना है। क्लाइंट ने क्या कहा कि आई फील डिस्कम्फर्ट दिस रेज इन बॉडी टेम्परेचर इरिटेटेड लॉट। बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ता है जब भी बुखार होता है, तो हम लोग काफ़ी रेस्टलेसनेस फील करते हैं, बेचैनी भी होती है, तो उस वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। तो हमने ये फील किया कि पेशेंट जो है उसको आई फाउंड पेशेंट इज़ फटीग, वो थकान में है। ये सब आपने वाइटल्स वगैरह नोट करके उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नोट किया, डायग्नोस अपना बनाया। आपको क्या करना है कि कंफर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो उसके लिए पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, वो आपको देखना है कि भाई बॉडी टेम्परेचर हमको रिड्यूस करने की ट्राई करनी है, उसको एनवायरमेंटल ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे उसको रिलैक्स महसूस हो, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है उसको, और उसका कंडीशन तभी इम्प्रूव होगी। और हाइपरथर्मिया के लिए उसको एंटीपायरेटिक्स एंड मेडिकेशंस देनी है, यहाँ लिखा है देखिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बाकी मेन तो ये है कि भाई उसको एनवायरनमेंट जो है उसका वो सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सब आप नोट कर सकते हो। वैसे तो जो ये इम्प्लीमेंटेशन जो लिखी है वही यहाँ पे प्लानिंग में आनी है, लेकिन इन्होंने सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो इन्होंने प्लानिंग में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें आप इधर कर सकते हो। और ये तो सही लिखा ही है, ये भी सही लिखा है। लास्ट में इवैल्यूएशन लिखना है आपको, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम, क्योंकि आपका सेकेंड डायग्नोसिस। नेक्स्ट डायग्नोसिस है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। वॉल्यूम की स्पेलिंग टिक करना है। रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर। तो फीवर की वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन भी होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। तो वो अभी ठीक करना है। किस तरह ठीक किया जाएगा, वो पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड जब करेंगे, ओरल फ्लूइड्स देंगे और आईवी फ्लूइड्स देंगे, उस तरह से वो बैलेंस में आएगा। तो ये एक और डायग्नोस आप बना सकते हो। 3 डायग्नोस हो गए कम से कम। आप वैसे तो 3 डायग्नोस अगर एक्सप्लेन आप करते हो तो काफ़ी होते हैं। ये लीजिए एक और डायग्नोस है, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अनईजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट। इंजरी से प्रिवेंट करना है पेशेंट को, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे। एक एनवायरनमेंट उसका सही रहना चाहिए, काउंसलिंग उसको देनी है, और जितने भी ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हार्म कर सकते हैं पेशेंट को, वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, उनको वहाँ से दूर रखना है। नॉलेज डेफिसिट का, फियर एंग्जाइटी का, ये सब भी आप बना सकते हो डायग्नोस। अगर आप और एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो लास्ट में हेल्थ एजुकेशन आएगी, जिसमें कि हम उसको ये बताएंगे कि जो मेडिसिन हैं उनका कोर्स पूरा लेना है, उनको ऐसे ये बीच में नहीं छोड़ देना है। जितने 5 दिन की 10 दिन की जैसे भी मेडिसिन हैं प्रॉपर लेना है, रेस्ट करना है। फीवर में रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर रेस्ट नहीं करते तो फीवर फिर और आता है। जो भी मेडिसिन है, एसिटामिनोफेन है, NSAIDs है, वो पेशेंट को देना है। स्मोकिंग सेसेशन के लिए आप बता सकते हो। इसके अलावा कोल्ड स्पंजिंग वगैरह ये सब कुछ, इसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बैलेंस होगा, उसके लिए ओरल फ्लूइड्स ले सकते हैं घर पे जब जैसे जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन की टेक्निक्स आप समझा सकते हो कि प्रॉपर कब कब और कैसे हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉशिंग करना है, हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो सब। और ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हेल्प्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग इफ़ अकरिंग। स्मॉल फ्रीक्वेंट यानी कि मील थोड़ी थोड़ी देर बाद लेना है, ये उनको समझाओगे आप। फूड, ऐसा फूड जो है कॉन्टामिनेटेड, उससे अवॉइड करना है, यानी बाहर का जो खाना होता है स्पेशली वो अवॉइड करना है। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना है। तो ये है हमारी हेल्थ एजुकेशन। बहुत ही
सही से अच्छा एनसीपी है ये, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसको बनाओगे अगर आप तो बना लेना। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सही एनसीपी है ये। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया है आपने।